बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर सैदी। प्रोग्राम देख रहे हैं आप डिबेट एट 8। नाज़रीन, हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर दी। ये कमी क्यों की गई? हुकूमत की जानिब से 160 रुपए तक लीवी पहुंच गई थी, अब उसमें 80 रुपए कमी कर दी गई है। पहले इतने ज़्यादा बढ़ाए, फिर एकदम से कमी कर दी गई। आखिर इसकी क्या वजूहात हैं? क्या आवाम का प्रेशर इतना बन गया था कि वज़ीर आज़म ने समझा कि ये नागुज़ीर है, अब कमी होगी ही होगी। अब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें, पेट्रोल की खसूसन बात करें तो उसमें कमी आई है, डीजल की कीमतों में कमी नहीं आई और महंगाई जो है वो बढ़ेगी। महंगाई को कंट्रोल करने के लिए हुकूमत क्या करेगी, आज इस पर बात करेंगे। इसके साथ ईरान की जानिब से एक बड़ा पॉजिटिव सिग्नल आया है। ईरान के जो वज़ीर ख़ारजा हैं अब्बास इराक़ची, उन्होंने अपनी ट्वीट में पाकिस्तान जिंदाबाद लिखा है और कहा है कि अमरीकी मीडिया की जानिब से जो खबरें दी गई थी कि ईरान पाकिस्तान आने को, इस्लामाबाद में बैठने को तैयार नहीं है। ईरान बिल्कुल बैठने को तैयार है, पाकिस्तान आने को तैयार है, लेकिन उन्होंने कहा कि ईरान की शराइत हैं और ईरान पर जब तक हमले बंद नहीं होंगे वो निगोसिएशन की तरफ नहीं जाएंगे। दूसरी जानिब अगर जिक्र करें मुल्क के अंदरूनी हालात का, पीटीआई 9 अप्रैल को एक बड़ा जलसा करने जा रही है। क्या हुकूमत उसकी इजाज़त देगी? क्या हम जो है ऐसे हालात में जब आलमी जंग छिड़ी हुई है अपने अंदरूनी मामलात को बेहतर करेंगे? अगर पीटीआई सड़कों पर आती है हुकूमत को कितना नुकसान होगा, इस पर भी बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है हुज़ैफ़ा रहमान साहब, मुआविन ख़ुसूसी हैं वज़ीर आज़म के। बहुत शुक्रिया हुज़ैफ़ा साहब हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। हमें ज्वाइन करेंगे शफ़ी जान साहब, मुआविन ख़ुसूसी हैं वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के। आप दोनों मुअज़्ज़ज़ मेहमानी ग्रामी का शुक्रिया। स्टार्टिंग फ्रॉम यू हुज़ैफ़ा साहब, जो पेट्रोल वो तो बढ़ाया गया, हम ये देख रहे हैं कि तहरीक इंसाफ की जानिब से ऐलान भी किया जा रहा है कि वो 9 अप्रैल को जो है जलसा करने जा रही है। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं तहरीक इंसाफ वो सेंटिमेंट जो कि इस टाइम पब्लिक के अंदर है, रिजेंटमेंट है, एक पब्लिक के अंदर थोड़ा बहुत एंगर है तेल की कीमतों को लेके, तहरीक इंसाफ उसे कहीं ना कहीं कैश तो नहीं करा लेगी? जी, बहुत शुक्रिया ज़रीर साहब। गुज़ारिश ये है कि एक तो मैंने तय किया है कि ये जो मौजूदा कीमतों में इज़ाफ़ा हुआ है, ज़ाहिर है बीइंग दी मेंबर ऑफ़ द कैबिनेट, स्पोक्सपर्सन ऑफ़ द गवर्नमेंट, मैंने दिफ़ा भी करना है, लेकिन मैं कोई ऐसी बात नहीं करूँगा जिससे जो गरीब अवाम पे एक बहुत बड़ा बोझ आया है, उनके ज़ख्मों पे नमक छिड़कने के मुतरादिफ़ हो और मैं मज़ीद उनके ज़ख्म कुरेदूँ। एक तो ये बहुत मुश्किल और बड़ा सख्त फ़ैसला है। मेरे पास इसकी कोई जस्टिफ़िकेशन नहीं है। और ये ज़रूर है कि मैं इंतहाई अनकंडीशनल अपॉलजी के साथ आवाम को ये गुज़ारिश करना चाहता हूँ कि एक तो ये बहुत महदूद मुद्दत के लिए इज़ाफ़ा है और जिस तेज़ी से ये इज़ाफ़ा किया गया, इसी तेज़ी से कमी हम लेकर आएँगे। और कोई इसमें ये नहीं है कि मैं आपको पूरी एक लंबी-चौड़ी दलील दूँ जो मेरे पास मौजूद है, इम्पोर्ट-एक्सपोर्ट बिल का डिफ़रेंस और बाकी सारी चीज़ें। वो ज़ाहिर है अवाम ये समझेंगे कि शायद हमें उनकी अज़ियत का एहसास नहीं है। वज़ीर-ए-आज़म साहब को भी शदीद एहसास है, लेकिन ज़ाहिर है आलमी मार्केट में और जिस तरीके से जंग की सूरत-ए-हाल और बाकी सारी चीज़ें अगर आप मुझे इजाज़त देंगे, तो मैं दलीलें ज़रूर आपके सामने रख दूँगा, सिर्फ़ आपकी और आपकी ऑडियंस की समझ-बूझ के लिए। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत ने बड़े दिल पे पत्थर रख कर ये फ़ैसला किया है और ज़ाहिर है कि हमारा पॉलिटिकल कैपिटल ऑन स्टेक है। किसी ब्यूरोक्रेट को इसका नुकसान नहीं होना, कोई तहरीक-ए-इंसाफ को नहीं होना, पीपल्स पार्टी को उतना नहीं होना नुकसान। नुकसान पीएमएलएन को होना है, पंजाब के हम एक बड़े स्टेक होल्डर हैं और ज़ाहिर है पंजाब सबसे बड़ा सूबा है, 8-10 करोड़ आबादी है। तो इन सारे हालात में पीएमएलएन का वज़ीर-ए-आज़म और पीएमएलएन की काबीना कभी ऐसा काम नहीं करेगी जिसके बाद हलकों में जाना हमारे लिए ज़रा दुश्वार हो जाए या पब्लिक हमसे नाराज़ हो। तो आप खुद आप अंदाज़ा समझते कर हैं सकते अभी हैं। आपके लिए हलकों में जाना आसान है, कोई दुश्वारी इतनी नहीं है? नहीं सर, मैं समझता हूँ कि ज़ाहिर है पब्लिक की नाराज़गी होगी और आम आदमी जिसका इन्हसार जो है ज़ाहिर है 1500 2000 दिहाड़ी वाला मज़दूर है, वो कैसे डलवाएगा फ्यूल? ये इस पे ज़ाहिर है अब हमने सब्सिडी का ऐलान किया है, लेकिन ज़ाहिर है उसकी इम्प्लीमेंटेशन का प्रोसेस ज़रा थोड़ा-सा लंबा हो जाएगा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे हम रिलीफ़ दे रहे हैं, लेकिन लामहला अवामी एंगर ज़रूर आता है। यानी आम आदमी नहीं समझ पाता इन बातों को कि मैं आपको बताऊँ कि आलमी मार्केट में कीमतों का इज़ाफ़ा तो एक टॉपिक है और हम्म। उसके ऊपर हमने ज़ाहिर है 120 से 123 अरब की हम्म। सब्सिडी भी दी। हम्म। लेकिन उससे भी बड़ा मसला पाकिस्तान की मईशत है। सही यानी है। मुआशी एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि अगर हम्म। आलमी मार्केट में कीमतें $120 फी बैरल हो जाएँ, तो पाकिस्तान फ़ौरन दिवालिया हो जाएगा। उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान का जो इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट का बिल है, यानी हमारे इम्पोर्ट बिल पे सबसे बड़ा बोझ पेट्रोलियम मसनूआत का है। जी। अगर वही पेट्रोल हम अगर फॉर एग्जांपल 100 लीटर ले रहे हैं हम आलमी मार्केट से पेट्रोल और डीजल, पहले उसका रेट 150 रुपए लीटर था, आज उसका रेट 300 रुपए लीटर हो गया। ऑटोमेटिकली हमारा इंपोर्ट बिल तो डबल हो जाएगा, एक्सपोर्ट बिल वहीं रुका हुआ है।
अगर इंपोर्ट बिल डबल होगा तो इसका मतलब है डॉलर मुल्क से बाहर जा रहा है, वापस नहीं आ रहा, रिजर्व खत्म हो जाएंगे। तो एक्सपोर्ट आपका सर रुपया आपने तो ही 1000 पे बढ़ानी है ना, एक्सपोर्ट का भी हुकूमत को ही हम कहेंगे कि एक्सपोर्ट बढ़ाए ताकि ये इंपोर्ट बिल और एक्सपोर्ट बिल का गैप ही इतना ना हो। शफी मैं आप अब 10 मैं इस सेकंड बस सवाल नहीं, पे मैं 10 आऊंगा। सेकंड मुझे देंगे, हाँ, नहीं नहीं, मैं 10 सेकंड में सिर्फ जवाब दे के फिर आप शफी भाई पे चले जाए। गुजारिश ये है कि जंग एकदम नाफिज हुई है, कीमतें 2-2 250 रुपए गई हैं ऊपर। हमने अगर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट बिल का फर्क आपको पता है, 15-15 18-18 अरब डॉलर का डिफरेंस रहा है बानी तहरीक इंसाफ के दौर में, माजी में भी। हमने उसको अगर 3-4 डॉलर पर लेकर आए हैं तो एक्सपोर्ट बढ़ाकर ही लेकर आए हैं, लेकिन रातों रात एक्सपोर्ट उस शरह से ऊपर नहीं जा सकती जिस शरह से एकदम पेट्रोलियम मसनूआती कीमतें आसमान पे चली गई। ठीक हो गया। मैं एक्सपोर्ट्स के हवाले से भी कोट करूंगा कि आपकी हुकूमत में एक्सपोर्ट्स कम भी हुई हैं, लेकिन बहरहाल शफी जान साहब, आप लोग 9 अप्रैल को कोई जलसा करने जा रहे हैं, इसकी इजाज़त आपको मिलेगी या नहीं मिलेगी? अब तो अवाम वैसे बड़ी गुस्से में है, अवाम कह रही है कि बड़ा पेट्रोल बम गिरा दिए। कैसे अवाम के जज्बात की आप तर्जमानी करेंगे? आप तो अपनी जब एहतजाज कर रहे होते हैं वो नहीं करने दिया जाता आपको। सबसे पहले कंबर साहब आपका शुक्रिया। जहां तक पेट्रोल बम की बात है तो ये हुकूमत जो है ये अजाब की तरह मुसलत हो चुकी है। इन्होंने तहैया कर रखा है कि पाकिस्तानियों के जिस्म से हमने चमड़ा ही उधेड़ना है। जिस तरीके से रात के अंधेरे में एक दफा फिर इनकी नाअहली, इनकी निकम्मी की वजह से पेट्रोल बम गिराया गया, आम पाकिस्तानी की जेब पे फिर डाका डाला गया। और ये जो रातों को उठ उठ के कहते थे, और ये बड़े मरियम औरंगजेब की एक स्टेटमेंट पड़ी है कि रात के अंधेरे में आपने पेट्रोल का कीमत बढ़ा दी, आपको शर्म नहीं आई। तो क्या वाकई इनको शर्म आ रही है? अभी भी ये हुज़ैफा साहब चैनल पे बैठ के इस चीज को डिफेंड कर रहे हैं। आप पता नहीं, वैसे वैसे आपको याद हुज़ैफा हो साहब ने मैंने तो कोई डिफेंड डिफेंड नहीं नहीं किया, डिफेंड नहीं किया। मैंने तो कोई डिफेंड नहीं या किया हुज़ैफा जी। साहब ने कहा कि मैं अपोलोजाइज अभी करता हूं भी कंबर कि साहब, जो कुछ भी हुआ है मैं जख्मों पे नमक नहीं छिड़कूंगा। जी जी, मेरी अभी भी अभी यही भी स्टेटमेंट कंबर है। साहब जो रेट आलमी मार्केट में है वो इमरान खान के दौर से कम है। ये बात याद रखिएगा, ये बात आम पाकिस्तानी भी याद रखिएगा कि इस वक्त आलमी मंडी में जो पेट्रोल की कीमत है वो इमरान खान साहब के दौर में जो कीमत थी उससे कम है। इमरान खान साहब के दौर में 150 रुपए का पेट्रोल महंगा था, लेकिन आज जिस तरीके से 520 रुपए का जो डीजल मिल रहा है ये इनको सस्ता लग रहा है। फिर इनकी अपनी स्टेटमेंट्स मौजूद है। ख्वाजा आसिफ बड़े महफिल में इस पे स्पीकर पकड़ के, माइक पकड़ के कहते थे कि जब पेट्रोल महंगा होता है तो वजीर आजम चोर होता है। तो फिर ये वजीर आजम तो डाकू है, यानी ये तो डाके डालने आए हुए हैं। इन्होंने जंग को, जो जंग के हालात है उसको भी माली गनीमत जाना, इसमें भी इन्होंने डाका डाल दिया। ये दूसरी दफा डाका डाल रहे हैं। ये खुद पहले ये 2 हफ्ते आते थे, समरी बनाते थे, फिर मुस्तरद करते थे, फिर वावा करते थे। सारा कसर इन्होंने निकाल दिया है। बात बड़ी वाजे है कि इनको अब ये कहते हैं कि जी हमारा पॉलिटिकल जो है वो स्टेक पे लगा हुआ है। आपका कौन सा पॉलिटिकल? आप तो हाई फॉर्म 47 पे है। अगर आपको अवाम की परवाह होती, अगर आपको अपने पॉलिटिकल फ्यूचर की परवाह होती तो आप इस तरह के स्टेप्स ही ना लेते। आपको पता है कि हमने जो करना है कर ले, हम अगले इलेक्शन में फिर कोई फॉर्म 47 मैनेज करके दोबारा इक्तिदार पे विराजमान हो जाएंगे। आम पाकिस्तानी से पूछे, मेरा मीडिया से भी गिला है। मीडिया हमारे टाइम पे जब 8 रुपए का पेट्रोल महंगा होता था तो आपकी मीडिया के साथ ही बाजारों में घूमते थे और माइक जो है वो लोगों सर के सर मुंह के अब सामने अभी करते थे। मैं आपको आज तक पूरी मैं आपको अपना शो दिखा देता हूं कि मैं पूरा बाजार में गया हूं, वहां पे जो लोगों की राय थी उसको हमने चलाया एज इट इज। मैं हमारा अक्सरियत की बात हमारी कर रहा हूँ कमर साहब, लेट जी मी कंप्लीट। हाँ मैं अक्सरियत की बात कर रहा हूँ। ये वो बिलावल भुट्टो कहते थे वेलकम टू पुराना पाकिस्तान, तो ये पुराना पाकिस्तान था। ये पुराना पाकिस्तान था जहां पे आम आम पाकिस्तानी से जीने का हक आप छीन रहे हैं। ये पुराना पाकिस्तान था जिसमें गरीब को आप ठीक। मार रहे हैं। ये पुराना पाकिस्तान था जिसमें गरीब का झूला बुझा जा रहा है। ये आम पाकिस्तान था, ये पुराना पाकिस्तान था जिसमें मोटरसाइकिल सवार पेट्रोल ही नहीं भर सकता। बात बड़ी वाज़ेह है कि इनकी अयाशियों के लिए पैसे भी बहुत है, इनके जहाजों के लिए पैसे भी बहुत है, इनके कराची दौरों के लिए पैसे बहुत है, इनकी शरीफ फैमिली के वियना जाने के लिए, सैर सपाटे करने के लिए भी पैसे बहुत है। दुनिया में किसी वजीर आला के पास गल्फ स्ट्रीम 500 नहीं है। वाहिद पंजाब हुकूमत और ठीक। पंजाब ये की वजीर आला है जिसके पास ये हुज़ैफा साहब जहाज से है। आंसर ले लेते हैं। हुज़ैफा साहब देखें, आप लोगों ने ऑस्टेरिटी मेजर्स अनाउंस किए, बहुत अच्छी बात है, ऑस्टेरिटी मेजर्स होने चाहिए। आप लोगों ने अब सब्सिडी, टारगेटेड सब्सिडी देने जा रहे हैं, उसके तरीकाकार पे मुझे थोड़ा सा वो है कि थोड़ा सा मुश्किल तरीकाकार आपने किया, लेकिन सब्सिडी होनी चाहिए। ओवरऑल अगर बात करें, एक आम आदमी की बात करें, आप क्या समझते हैं कि जो आपका तर्ज हुक्मरानी है, क्या आम आदमी उससे खुश है? देखें कमरजेद साहब, आपने बहुत मुश्किल सवाल कर दिया, क्योंकि यू नो मी कि मैं आई एम वेरी मच कंसर्न अबाउट माई क्रेडिबिलिटी।
कि मैं कोई ऐसी बात ना करूँ, चाहे वो मेरे खिलाफ क्यों ना जा रही हो, जिससे मेरी साख जो क्वेश्चन हो या तो मैं जवाब ना दूँ। अब बात ये है कि वो कहते हैं ज़बान खल्क को नकार खुदा समझो। अगर आपके सवाल का मैं कहूँ कि नहीं जी मुतमईन है, तो ज़ाहिर है आप अदाद-ओ-शुमार अवामी जो है हिमायत से मुतालिक सर्वेज़ मेरे सामने रख देंगे। लामहला अवाम में शदीद गम-ओ-गुस्सा मौजूद है। नो डाउट कि पिछले 2-3 सालों में रियल एस्टेट का सेक्टर मुकम्मल डूब गया। अगर इंडस्ट्रीज़ की आप बात करें तो इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर वो एक्सपोर्ट हम उस तरीके से नहीं बढ़ा पाए। और बिजली की कीमतों के हवाले से भी ज़ाहिर है सोलराइज़ेशन जो रिवर्स हुई, इस पे भी बड़ा इम्पैक्ट मौजूद है। आप ठीक यानी समझ रहे हैं कि अवाम की तरफ से और अब ये पेट्रोलियम मसनूआती कीमतों में इज़ाफ़ा ज़ाहिर है गरीब आदमी पे बड़ा इसका बोझ है। तो मेरे ख़्याल से इट्स अ टाइम कि अब हम इस इन सब चीज़ों को दोबारा असर नौ इन पर गौर करें। और जो वक़्त बचा है बाकी सियासी जमातों के साथ भी मिलकर मेरी तो ख़्वाहिश होगी कि चूँकि यहाँ मुल्क का मामला है, किसी जमात का मामला नहीं है, गरीब आदमी का मामला है, तहरीक इंसाफ भी हमारे साथ एक पेज पर बैठे और चीज़ों को जिस अंदाज़ में भी बेहतर किया जा सके या जो चीज़ें हमने बेहतर ऑलरेडी की हैं, अगर ये समझते हैं कि उनका इम्पैक्ट उस तरीके से नहीं आ रहा या परसेप्शन मज़ीद बेहतर की जा सकती है, तो हम करें। क्योंकि हुज़ैफा देखिए साहब, आपके पाकिस्तान मैं होगा। बड़ा खुश हुआ हूँ आपके कमेंट से। बड़ा आपने जो दलील के साथ सच्चाई पर मबनी कमेंट दिया है, आपकी क्रेडिबिलिटी को ये ज़ाहिर कर रहा है। आपने वो लगी लिपटी वाली कोई बात नहीं की, हकीकत बताई है। इसमें अवाम के जो दुख है ना वो ज़्यादा हो जाते हैं जब हुक्मरान जो हैं उनका जब तर्ज हुक्मरानी ऐसा हो कि जो कि बड़ा ऐशी पर मबनी हो, लवर लाविश यू कैन से। तो आप समझते हैं कि एक अगर वजीर है उसके साथ 11 प्रोटोकॉल की गाड़ियां चल रही हैं, या वजीर आजम हमारे कहीं जा रहे हैं 37 गाड़ियों का लश्कर लेके जा रहे हैं, या फिर वजीर आजम दावा कर रहे हैं कि हमने सरकारी गाड़ियां ग्राउंडेड कर दी हैं, और फिर उसके बाद वो इम्प्लीमेंट नहीं होता हुआ नज़र आता। एज ऑफ नाउ ऐसे हालात में आवाम सिर्फ एक डिमांड करती है कि सर आप अपने सरकारी प्रोटोकॉल कम करें, ये बाबूगिरी कम करें, ये जो लाविश लाइफस्टाइल है ये कम करें। आवाम का डिफरेंस देखें, आवाम कहाँ पे है, 2 वक्त की रोटी नहीं मिल रही, हुक्मरान कहाँ पे है, आप एक गरीब मुल्क के सरवर हैं। तो आप समझते हैं, आप मेरी बात से एग्री करते हैं कि ऐसा होना चाहिए? जी, जी, आपकी सारी बातें देखें बिल्कुल ठीक हैं और उनसे एग्री ना करना या सहमत ना होना, तो कोई ज़ेशो शख़्स इससे डिसएग्री नहीं करेगा। लेकिन गुज़ारिश सिर्फ़ मैं इतना कर दूँ आपको। मुझे नहीं पता कौन से वज़ीर साहब हैं जिन्होंने 11 गाड़ियों के साथ वो कहीं गए, बड़ा नामुनासिब है। क्योंकि मैं खुद चूँकि हमारी तो पॉलिटिकल ट्रेनिंग शहबाज़ साहब ने की, मुझे खुद पता है शहबाज़ शरीफ़ साहब का कि शहबाज़ शरीफ़ साहब अगर ये हालात ना भी हों, जब वज़ीर आला पंजाब थे, आप उनके दौर के आईजीज़ या उनके दौर के जो अफ़सरान हैं, उनसे पूछ लें, इन्वेस्टिगेटिव इसके ऊपर एक स्टोरी कर लें। शहबाज़ साहब वैसे ही कम सिक्योरिटी लेना, आम सादा गाड़ी में सफ़र करना और कोशिश ये करते हैं कि खुदनुमाई कम से कम हो। और अगर कोई फुटेज कराची की सामने आई तो ऐन मुमकिन है, ज़ाहिर है, कराची के अंदर सारी सिक्योरिटी सिंध हुकूमत ने देनी होती है। कराची के अंदर ऑलरेडी लॉ एंड ऑर्डर आपके सामने है। और कुछ ये भी होता है वज़ीर-ए-आज़म साहब के साथ, अगर वज़ीर-ए-आज़म साहब एक सूबे में गए हैं, वहाँ आधा दर्जन गाड़ियाँ तो या सॉरी 1 दर्जन गाड़ियाँ तो अपनी सियासी जमात के अपने लोगों की होती हैं, जो ज़ाहिर है एमएनए, एमपीए वज़ीर-ए-आज़म को वेलकम करने आ जाते हैं। लेकिन ये भी कोई दलील नहीं है, मैं समझता हूँ वो भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ज़ाहिर है जब टॉप से बॉटम की तरफ आते हैं, हम सबको इस पे अमल करना होगा। और अगर आपने कोई चीज़ निशानदेही की है, तो मैं उसकी मज़ीद दलील या वज़ाहत देने के बजाय इतना आपसे कहूँगा कि आइंदा हम इसमें मज़ीद एहतियात करेंगे। अगर हम ठीक जा रहे हैं तो ज़ाहिर है हमने अल्लाह को जवाब देना है, अवाम को जवाब देना है, और अगर कहीं गलती हो भी गई है, तो उसको मज़ीद सर बेहतर करने की ज़रूरत है और हम उसे ठीक आई करेंगे। मस्ट अप्रिशिएट दिस। आप बड़ी ज़बरदस्त बात की है। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। वी विल बी राइट बैक आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। आप कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। शफी जान साहब, आपकी तरफ बढ़ूंगा। शफी जान साहब, यही अगर जमहूरी रवैया हो, मतलब फॉर इंस्टेंस आप इसको एक्सेप्ट करें कि यार ठीक है, अगर हमसे गलती हुई है, आइंदा हम कोशिश करेंगे इस तरह ना हो, और हुकूमत टारगेटेड सब्सिडीज़ तो दे रही है। पेट्रोल की बात करें, बाइक वालों को मिल रहा है, ट्रांसपोर्ट फ्री कर दी है इस्लामाबाद की, और इसके साथ फिर देखें जो रेलवे हैं उसने किराए नहीं बढ़ाए हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रिलीफ जा रहा है। क्या कहेंगे आप? अकबर साहब, असल में ना शहबाज शरीफ जो कहते थे ना कि मैं अपने कपड़े बेच के पाकिस्तानी कौम को सब्सिडी दूंगा या रिलीफ दूंगा, वो असल में अपने कपड़ों की बात नहीं कर रहा था। वो पाकिस्तानी कौम के कपड़े उतारने की बात कर रहा था, और उसने पाकिस्तानी कौम से कपड़े उतार दिए हैं। ये सब्सिडी देना कि हम रेलवे के किराए नहीं बढ़ाएंगे, क्या रेलवे के किराए बढ़ाने से मसला हल हो जाएगा? क्या पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री करने से मसला हल हो जाएगा? क्या आपको नहीं पता कि डीजल और पेट्रोल के बढ़ाने से हर चीज महंगी हो जाएगी? ये लोगों से जीने का हक खींच रहे हैं।
ये यहाँ पे अगर हुजैफा साहब कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ जो है वो इस चीज के कायल नहीं है, तो फिर ये 37 गाड़ियों का जो काफिला था कराची में, वो किसका था? वो 5 करोड़ का दौरा जो कराची का इस कौम को पड़ा, जिसका मकसद सिर्फ एक ताजियत थी और एक शादी पे उसकी मुबारकबाद देनी थी, वो कौन सा शहबाज शरीफ था? ये कोई और शहबाज शरीफ है? इधर जो देखिए, मीडिया पे बैठ के आप अच्छी अच्छी बातें करके नहीं हो सकते, आपके एक्शन लेने पड़ेंगे। आपके मैंने जैसे शुरू में कहा कि किसी भी वजीर आला के पास सर दुनिया वो में तैयार हैं, वो गल्फ कहते हैं कि हम एक्शन लेंगे, कोई हमारी गलतियां हम बेहतर करने की इसे कोशिश करेंगे। सर 4 साल हो गए इनकी गवर्नमेंट को, 2 साल पहले, 2 साल अब। इन 2 सालों में इन्होंने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया हर सेक्टर में। ये इन्होंने खुद इस बात का इकरार कर दिया है, इस बात की तस्दीक कर दिया है कि एक्सपोर्ट जो है वो लो लेवल को है, इकोनॉमिक कंडीशन पाकिस्तान की बेहतर नहीं है। अब ये हालिया जंग जो आपके सामने है, क्या ये हालिया जंग सिर्फ पाकिस्तान के तनाजुर में है? इंडिया क्यों नहीं पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ा रहा? नेपाल क्यों नहीं बढ़ा रहा? श्रीलंका क्यों नहीं बढ़ा रहा? बांग्लादेश क्यों नहीं बढ़ा रहा? वाहिद पाकिस्तान है कि ये सिचुएशन पाकिस्तान के लिए बनी हुई है। फिर ये कहते हैं कि जी ईरान के साथ हम सालसी का रोल प्ले कर रहे हैं और हमारे जहाज वहां पे जो पेट्रोल के जहाज है जो तेल को लेके आ रहे हैं जिसपे पाकिस्तान का झंडा होता है उसको छोड़ देते हैं। अगर वो छोड़ देते हैं तो फिर ये जो प्राइस जो बढ़ा रहे हैं इसकी क्या वजह है? आलमी मंडी में अभी भी वो कीमतें नहीं है जो कीमतें इमरान खान साहब के दौर में थी, जब इनके एक बड़ी वजह आलमी मंडी है, आलमी मंडी की कीमतें। लेकिन आपकी बात सही है कि अगर वो टैक्सेशन बहुत ज़्यादा आप लेंगे, जो कि आप फिस्कल टारगेट नहीं पूरे कर पाए। पर इस तमाम मामले को पेट्रोल के हवाले से हमने डिस्कस किया। मुझे आपका बड़ा क्लियर आंसर चाहिए इस पर कि 9 अप्रैल को आप क्या करने जा रहे हैं। आपको इजाज़त ना मिली तो आप क्या करेंगे? देखिए, पहली बात यह है कि 9 अप्रैल को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म से ही जलसा होगा। सुहेल आफरीदी साहब ने अनाउंस कर दिया अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। रावलपिंडी लियाकत बाग में होगा। हमने एनओसी के लिए आज अप्लाई कर दिया है। अगर हमें एनओसी नहीं मिलते तो हम अदालत से रुजू करेंगे। अगर वहां से भी हमें एनओसी नहीं मिलते, जलसा हर हाल में होगा। ये जहां हमें रोकेंगे वहां भी जलसा होगा। पूरे पाकिस्तान से ओहदेदारान इस जलसे में शिरकत करने आएंगे। जहां जहां ये हमारे लोगों को रोकेंगे वहां पे बैठ के ही जलसागाह बना दिया जाएगा। तो अब ये खुद सोच लें कि पूरे पाकिस्तान को इन्होंने जलसागाह बनाना है या हमें कानून और आईन के तहत तो लियाकत बाग रावलपिंडी में एनओसी देके जलसे करने की इजाजत देनी जी है। हुज़ैफा बात साहब, बड़ी इनको देंगे इजाज़त आप लोग? क्या मिलनी चाहिए इजाज़त रावलपिंडी में जलसा करने की? देखें, बहुत शुक्रिया ज़ैदी साहब। गुज़ारिश ये है कि जो सियासी जमातें होती हैं और हुकूमत होती है और आपके मुल्क में ज़ाहिर है तीसरी जो फ़ोर्स एक इदारे हैं, दिफ़ाई इदारे हैं, इनके दरमियान एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट होता है। और ये कहना कि इन्हें इजाज़त दी जाए या इजाज़त ना दी जाए, नौबत ही क्यों आई? वरना सियासी जमातों ने माज़ी में जलसे किए हैं, इजाज़त मिल जाती है, एक डिप्टी कमिश्नर को लेटर जाता है, वो ना दे तो कमिश्नर के पास अपील है, देन हाई कोर्ट से परमिशन मिल जाती है अगर दोनों ना दे रहे हों। गुज़ारिश ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट बुरे तरीके से तोड़ दिया है। यानी जो ट्रस्ट लेवल है वो टूटा है। यानी आप एक मकबूल जमात के अगर रूहे रवां होते हैं, तो मासेस को आप कंट्रोल करते हैं, ना कि मासेस को आप बिल्कुल जो है वो वल्नरेबल सिचुएशन की तरफ ले जाते हैं कि वो चाहे 9 मई हो जाए, चाहे वो 26 नवंबर हो जाए। तो बेसिकली ये बात ही इसीलिए होती है कि परमिशन दी जाए या नहीं दी जाए, इंटेलिजेंसिया की रिपोर्ट्स मंगवाई जाए, आइदर इनका पर्पस क्या है। अदरवाइज तो सियासी जमात ने पुरअमन जलसा करना हो, चाहे लियाकत बाग में करें, चाहे किसी और मकाम पर करें, चाहे 26 नवंबर पर करें चुंगी पर, तो परमिशन दे दी जाती। अर्ज ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने माजी के अंदर जिस तरीके से वायलेशंस की, जिस तरीके से तशद्दुद का रास्ता अपनाया, और जो एक एतमाद का साइलेंट सोशल कॉन्ट्रैक्ट होता है बिटवीन द गवर्नमेंट एंड बिटवीन द पॉलिटिकल पार्टी, उसको सबोताज किया। तो उसके बाद कई क्वेश्चंस हैं। तो मेरे ख्याल से बड़ा मुश्किल होगा कि ये कहना कि फौरन परमिशन मिल जाएगी। हाँ, इनके जो जिम्मेदार लोग हैं जो पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं, अगर उनकी तरफ से कोई गारंटी श्योरिटी दे दी जाती है, पुरअमन कोई जलसा करना है, तो उस पर कोई मुज़ायका नहीं है कि उन्हें परमिशन ना दी जाए। लेकिन अगर जाहिर है कोई गारंटी नहीं दी जाती, तो ज़ाहिर है रियासत ने अपने दिफा के लिए तो बेहतरीन हिकमत अमली अपनानी है। ये तो नहीं करना कि एक सूबे के वसाइल से आप लोगों को ले आए, 26 25-30 हज़ार बंदा नवंबर के इकट्ठा कर बाद दें। से अब तक तो ये पुरअमन रहे हैं ना। इन्होंने कोई ऐसी चीज़ तो नहीं की है जिससे हुकूमत को परेशानी या कोई ऐसा कोई बड़ा बलवा क्रिएट 26 हो। नवंबर से पहले भी कंबर साहब हम पुरअमन नहीं थे। सर, 26 नवंबर के बाद गुजारिश मैं कर दूं शफी साहब, अगर जो है तहम्मुल से सुन लें। 26 नवंबर के बाद तो हुकूमत ने इन्हें मौका नहीं दिया ना जी। सूबाई चीफ सेक्रेटरी और सूबाई आईजी को स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस हैं कि आप इनकी बिल्कुल कंप्लायंस करें, इनकी चीफ एग्जीक्यूटिव की बात सुने। लेकिन आपने मरकज के ऊपर चढ़ाई के लिए आपके एहलकार नहीं आएंगे। पता है वजीर आला साहब को कि उनका एक गनमैन भी अभी इधर नहीं आ सकता। अगर मरकज में चढ़ाई करनी है, सिक्योरिटी देनी है, तो बिल्कुल 50 गाड़ियों के साथ आए।
दूसरी बात ये कि 26 नवंबर 2024 सॉरी 2024 के बाद ये बिल्कुल इन्होंने, आप देखेंगे अब ये रिहाई फोर्स बना दी। सियासी जमातें तो फोर्स का लफ्ज भी इस्तेमाल नहीं करती आज, यानी आज जुल्फकार बनी थी तो पीपल्स पार्टी के वो लोग जो उसका हिस्सा थे वो भी उससे अपने आप को डिस्टेंस करते नजर आते हैं। सियासी जमातें तो पुरअमन जिदोजहद करती हैं। अगर ये कहेंगे नहीं जी हमने वो फोर्स जो है उसे पुरअमन जिदोजहदी करवानी है, तो आप उसका नाम बेहतर कर सकते थे। नहीं, मकसद कहने का नवाज ये शरीफ फोर्स भी बनी थी वैसे, लेकिन आप इसको मतलब पुरअमन, आपका पॉइंट ये है पुरअमन रहना चाहिए, वो ऑलरेडी कह रहे हैं पुरअमन रहेंगे, लेकिन आप शफी जान साहब पुरअमन तो रहेंगे। 10,000 वो कह रही हैं, अलीमा खान साहिबा कह रही हैं कि पहले अडियाला जेल में बंदे के बाहर बंदे लेके आए, मंगल का कॉल दी हुई है, कर लेंगे आप 10,000 बंदे जमा? देखिए, अलीमा आपा ने ओहदेदार को कॉल दी है और ओहदेदारान की ये जिम्मेदारी है कि वो अपनी जिम्मेदारी निभाए। हर ओहदेदार को चाहिए कि वो मंगल के दिन अडियाला के बाहर हो। अगर वो ये बोझ नहीं उठा सकता, वो अडियाला नहीं आ सकता, तो वो फिर साइड लाइन हो जाए, उसको रिप्लेस कर दिया जाएगा। बात बड़ी वाज़ेह है कि ओहदेदारान, आपको पता है कि 25,000 से ज्यादा ओहदेदारान है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। हर ओहदेदार को, हर रहनुमा को, हर ऑफिस बैरियर को, हर एमएनए को, हर एमपीओ को अब ये जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी, चाहे उसका ताल्लुक सिंध से हो, बलोचिस्तान से हो, खैबर पख्तूनख्वा से हो या फिर पंजाब से हो। बात बड़ी वाज़ेह है। अभी इन्होंने 26 नवंबर की बात की या पुरअमन रहने की बात की, तो कंबर साहब 26 नवंबर को भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बिल्कुल पुरअमन थी। लाशें हमने उठाई है, हमारी तरफ से कोई गैर कानूनी काम नहीं हुआ। हम तो अपने कानून और आइन के दायरे के अंदर रह के एक पुरअमन एहतजाज कर रहे थे, इमरान खान साहब की रिहाई की बात कर रहे थे। और इंशाल्लाह ये रिहाई अब मुझे हमें ये लगता है कि सड़कों से ही होगी, क्योंकि सड़क गर्म होगी तो मफामत का रास्ता खुलेगा, मजहमत होगी तो मफामत का रास्ता खुलेगा। नहीं, उसके आपकी लिए सारी भरपूर उम्मीदें टूट गई हैं। पहले मुज़ाकरात की या बैकडोर डिप्लोमेसी की भी बात हो रही थी, वो तमाम तर ऑप्शन एग्जॉस्ट हो चुके हैं, नो मोर टॉक्स। देखिए, बात बड़ी वाज़ेह है कि तहरीक के हवाले से जिम्मेदारी जो थी वो महमूद खान अचकज़ई साहब के पास थी और इमरान खान साहब ने ही ये जिम्मेदारी उनको दी थी। वो मुज़ाकरात हो या फिर मज़ाहमत हो, मुज़ाकरात को किस कुछ प्रिंसिपली चीज़ों पे हम उनके साथ एग्री हो चुके थे। अगर गवर्नमेंट उनसे बात उन चीज़ों के बारे में करना चाहती है तो बिल्कुल उनको इजाज़त है। लेकिन आपने देखा होगा कि गौहर साहब ने भी कई दफ़ा ट्राई की, लेकिन चीज़ें डेडलॉक का शिकार हुई, क्योंकि ये जो हुकूमत है तो गैर कानूनी तरीके से चोर दरवाजे से इक़्तिदार पे विराजमान है और अज़ाब की तरह पाकिस्तानियों पे मुसल्लत है। और ये चीज़ अब बिल्कुल वाज़ेह हो गई और आम पाकिस्तानी भी ये बात जान गया है। बात बड़ी वाज़ेह है कि ना ये कानून मानते हैं, ना ये आईन मानते हैं। जेल का सुपरडेंट इतना ताकतवर है कि जी, वो इस्लामाबाद के हाई कोर्ट का ऑर्डर नहीं मानता। जी। तो अब सड़क ही गर्म करनी पड़ेगी, उस सड़क का रास्ता ही हमारे पास वाहिद बचता है, जिसकी भरपूर जी, प्लानिंग हो रही है। इमरान खान हुज़ैफा रिहाई साहब मूवमेंट की वो कह रहे हैं कि भाई हमारे पास एक ही ऑप्शन बचा है और दैट इज कि वी विल डू प्रोटेस्ट, वी विल डू स्ट्रीट प्रोटेस्ट। तो डू यू थिंक सो इट्स डिफिकल्ट फॉर दिस गवर्नमेंट इन करंट सिचुएशन, जब आप देख रहे हैं कि महंगाई बढ़ रही है, पेट्रोल बढ़ रहा है, आलमी जंग लगी हुई है, कैसे कंट्रोल करेंगे इन लोगों को? जी, बहुत शुक्रिया ज़ैदी साहब। गुज़ारिश ये है कि बिल्कुल तहरीक इंसाफ अगर स्टेट पावर अपनी शो करेगी, मसल्स दिखाएगी, तो ज़ाहिर है हुकूमत के लिए एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन होगी। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि तहरीक इंसाफ के साथ जो भी वोटर हैं, वो वोट डालने तो आते हैं, लेकिन स्टेट पावर के लिए तहरीक इंसाफ के पास वो मकबूलियत नहीं है कि स्टेट पावर को ये जो है एक्सरसाइज़ करते हुए जो है अवाम की एक बहुत बड़ी तादाद को निकाल सकें और पूरे मुल्क में एक मुतारिब किस्म की जो है स्टेट मूवमेंट का आगाज़ कर सकें। तो माज़ी में भी आपने देखा कि तहरीक इंसाफ ने जब-जब कॉल्स दी, तो लोग नहीं निकले, फिर इन्हें जस्टिफिकेशन दी कि जी पुलिस ने रेड्स किए या कर्फ्यू लगा दिए गए। तो जब अवामी मकबूलियत होती है, तो पहले कर्फ्यू आप लोग तोड़ एनओसी देते दे दें हैं। हमें, आप हमें एनओसी दे दें पिंडी जब की, अवामी लग पता मकबूलियत जाएगा होती है, ये मैदान भी हाजिर है, देखें घोड़ा भी हाजिर है। दे देखें अवामी मकबूलियत जब होती है, तो आपको ना एनओसीज़ की ज़रूरत होती है, ना कर्फ्यू उसमें रुकावट बनते। फिर आपके फिर लिए आप लोग कहते निकल हैं कि आते हम हैं। कानून हाथ में लेते तो हैं। जो नहीं, आप पुरअमन एहतजाज करें ना। आपको किसने कहा है कि आप 26 नवंबर पर आकर सीधी गोलियां मारें? आपको किसने कहा है कि आप जिना आप हाउस पर हमें हमला करें? एनओसी दे आपको देना, किसने कहा है क्या बड़ी कि बात है, जीएचक्यू पे एनओसी देने अटैक में कर दें? क्या आपको मसला है। किसने कहा है कि ठीक। मियां वाली में आप बेस में जहाजों को जाके नुकसान पहुंचाएं? आप ये हम पुरअमन कोई एहतजाज पाकिस्तान करते मुस्लिम तो लीग किसी की नून तो जरूरत नहीं ही है ना कि हम होती। सुप्रीम कोर्ट पे तो हमला कर लें। तो देखें, अगर किसी जमात ने कोई गलत एक्शन किया, मैं इसकी बिल्कुल भी जस्टिफिकेशन नहीं दूंगा, ठीक, लेकिन आप तो कम अज कम ये माने कि जो आपने 9 मई को ठीक। किया है,
खुली 9 दहशतगर्दी मई की। को 26 नवंबर को 9 जो कुछ मई आप को लोगों ने किया सही सबके किया सामने है किया। जिसने सीसीटीवी सब फुटेज मेरा ख्याल से सब पेपर के रहनुमा आप खड़े हुए हैं दोनों का सामने। आप दोनों का पॉइंट बड़ा सफेद के क्लियर। रहनुमा सर मौजूद थे जी नहीं सर, यास्मीन राशिद खड़ी हुई है जी जिन्ना हाउस के बाहर बानी तहरीक इंसाफ की बहन का जी बेटा खड़ा जी बंदूक लहरा रहा है। हुजैफा और साहब, जो है आप दोनों सारे का लोग पॉइंट जो है बड़ा सनम क्लियरली जावेद आ हमारा गया। मौके पे मौजूद है। मेरे पास टाइम भी और बिल्कुल कह रहे खत्म हो CCTV गया। के लिए है। जी, आप दोनों मोअज़्ज़िज़ मेहमान ग्रामी का शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। वी विल बी राइट बैक आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। आप कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। ईरान अमेरिका जंग डिस्कस करते हैं। आज अब्बास इराक़ची साहब ने वाज़ेह पैगाम दिया कि वो इस्लामाबाद आना चाहते हैं और पाकिस्तान की कोशिशों को उन्होंने कदर की निगाह से देखा है। पाकिस्तान जिंदाबाद की ट्वीट भी की है। दैट्स अ वेरी पॉजिटिव साइन। क्या पाकिस्तान के अंदर कोई मुज़ाकरात होंगे? इस्लामाबाद के अंदर कोई बैठक लगेगी? सहाफ़ी जॉन हुसैन साहब ने हमें ज्वाइन किया है, तेहरान में ये मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया जॉन साहब हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। बड़ा पॉजिटिव जेस्चर दिया गया। यूएस मीडिया की जानिब से कहा जा रहा था कि ईरान ने इनकार किया इस्लामाबाद में सिक्योरिटी खदशात की बिना पर। आज अब्बास इराक़ची ने बता दिया कि ऐसा कुछ नहीं है। क्या देखते हैं, क्या वाकई इस्लामाबाद के अंदर कोई मीटिंग होगी? आपके पास क्या खबरें हैं? बहुत बहुत शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए। देखें, अराक्ची साहब का अगर ट्वीट आप गौर से देखें तो उन्होंने कहा है, बिल्कुल शुक्रिया अदा किया है ईरान ने पाकिस्तान का, और पाकिस्तान ने वाकई में एक अच्छा किरदार निभाया। लेकिन उन्होंने कहा है कि हमें इस्लामाबाद जाने में मसला नहीं है। हमें इस्लामाबाद जाने में मसला नहीं है। हमने ऐसा नहीं कहा कि हम इस्लामाबाद नहीं जाएंगे। इस्लामाबाद जाना और पाकिस्तान के साथ बैठना और अरब ममालिक के साथ बैठना ये अलग बात है, और अमेरिका के साथ बैठना ये अलग बात है। जो बीच में बात हो रही थी कि अमेरिका के साथ बैठेंगे और जेडी वैंस आके बैठ जाएंगे, ये बात बिल्कुल दुरुस्त नहीं। इट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। ये जो बात है कि पाकिस्तान आ सकते हैं अराक्ची साहब, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, और यहां से ईरान से लोग आके बैठ सकते हैं अरब ममालिक के साथ फॉर एग्जाम्पल, ये भी बिल्कुल दुरुस्त बात है। तो अमेरिका के साथ निगोशिएशंस नहीं होंगी, किसी भी तरीके से नहीं होंगी। साथ साथ स्टेटमेंट्स आपने देख लिए, पहले भी देख लिए थे, अभी भी जो नए रिसेंट स्टेटमेंट्स आएंगे उनमें कैटेगोरिकली ना सिर्फ अराक्ची साहब ने और उनके डेप्यूटी हैं उन्होंने, बल्कि प्रेसिडेंट पेजेस्कियान ने, सबने क्लियरली मना कर दिया कि निगोशिएशन अब नहीं होगी अमेरिका के साथ। अगर आगे जाके कोई परमानेंट सोल्यूशन खुद से अमेरिका की तरफ से नजर आता है तो उसके ऊपर यकीनन, जैसे बेसिस अगर अमेरिका खाली कर देता है तो ईरान एब्सोल्युटली डज वांट लास्टिंग पीस। ईरान जो है वो अपने हमले भी बंद कर देगा, लेकिन उससे पहले तक कुछ भी नहीं हो सकता, ईरान का कहना ये। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो मैसेजेस एक्सचेंज हो रहे थे थ्रू पाकिस्तान, आप समझते हैं कि वो भी किसी ना किसी हद तक रुक जाएंगे या फिर वो बिल्कुल नहीं होंगे? अमरीकी सदर की जानिब से तो मुसलसल ये बात की जा रही है कि चूंकि हमले हो रहे हैं लेकिन पीछे जो निगोशिएशंस हैं वो चल रही हैं। निगोशिएशन नहीं चल रही, देखें डिमांड्स, और ये अगेन अराक्ची साहब इस बात को क्लैरिफाई कर चुके हैं। पाकिस्तान के थ्रू डिमांड्स आई यूएस की तरफ से कि 15 नुकात हैं हमारे पास, उसके अंदर डिमांड्स भी थी, उनके अंदर जो है वो इंसेंटिव्स भी थे। ईरान ने रिस्पांस में अपनी डिमांड्स इशू की पाकिस्तान के थ्रू, और पब्लिकली भी मीडिया में भी दिखाया। तो इसके अंदर मैसेजेस बैक एंड फोर्थ एक्सचेंज नहीं हो रहे। डिमांड वहां से आई, यहां से डिमांड्स दी गई, कभी कभार पाकिस्तान के जरिए या किसी और मुल्क के जरिए यूनाइटेड स्टेट्स का जो मैसेज होता है वो फॉर एग्जांपल कन्वे करने की कोशिश की जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल 48 आवर्स सीज फायर की जो रिक्वेस्ट थी वो कन्वे की गई कि 48 घंटे की सीज फायर आप काइंडली कर ले। ईरान ने उसको मना कर दिया। तो यहाँ पे मैं नहीं कहूंगा कि मुज़ाकरात हो रहे हैं, यहाँ पे मैं कहूंगा बातचीत नहीं हो रही। यहाँ पे बातचीत नहीं है, ये सिंपली एक ये जो है वो अपनी डिमांड सबमिट करना है या अपनी डिमांड सामने रखना है। मुज़ाकरात कब होते हैं? मुज़ाकरात तब होते हैं जब दोनों पार्टीज विलिंग होती हैं अपने इश्यूज को फर्दर डिस्कस करने के लिए। यहाँ पे डिस्कशन नहीं हो रही, ईरान की तरफ से, अमेरिका की तरफ से भी डिस्कशन नहीं हो रही, सिर्फ डिमांड्स कन्वे की जा रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो 48 घंटे की जंग बंदी की अमेरिका की पेशकश थी वो वाली खबर भी दुरुस्त है, और वो जो है ईरान ने टर्न डाउन की। ईरान डजेंट वांट कि अभी राइट नाउ सीज़ फायर हो, और वहाँ का सेंटिमेंट भी यही है कि वो सीज़ फायर की तरफ नहीं जाना चाहते। क़यादत भी यही सोच रही है। तो ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। सारी बातें एक साथ देखें ना, कोई अलग इसके अंदर जो डिनाइल्स, पाकिस्तान को तो देखें, पाकिस्तान के एफर्ट्स खुद ईरान ने रिकग्नाइज किया, अमेरिका ने भी रिकग्नाइज किया। ये जो इंडिया के अंदर बैठ के जो जल रहे हैं लोग, बैठ के जिनको जलन हो रही है, हसद हो रही है और उनको बर्दाश्त नहीं हो रहा, ये तो उनकी तरफ से कहा जा रहा है ना। ये कोई ईरान ने भी कहा है कि जी बिल्कुल 48 आवर्स की पेशकश हमें की गई, हम उसको रिजेक्ट करते हैं। और पाकिस्तान के साथ जो बातचीत है वो तो आपके सामने अराक्ची साहब ने दिखाई दिया ऑफिशियल लेवल पे।
तो बिल्कुल ये सारी चीजें एक साथ चल रही हैं। 48 आवर्स की सीज़फायर भी एक साथ चल रही है। ये जो पाकिस्तान आने की बात है ईरान की, ये भी बिल्कुल दुरुस्त है कि आ सकता है। ये जो निगोशिएट ईरान कह रहा है हम यूएस के साथ नहीं कर रहे, ना हमारी निगोशिएशन चल रही है, ये बात भी बिल्कुल दुरुस्त है। तो ये सारी बातें एक साथ दुरुस्त हो सकती हैं बगैर किसी एक बात के गलत होने के। अगर गलत है तो वो सिर्फ जो इंडिया के अंदर बैठ के जो रो रहे हैं लोग, उनकी जो है वो बातें गलत हैं, बाकी तो सब सही बात है। मुझे ये बताएं कि जवाद ज़रीफ साहब ने जो आर्टिकल लिखा है और वो कहते हैं कि ईरान को फतह का ऐलान करके डिप्लोमेटिक टर्म्स पे आ जाना चाहिए, जंग बंदी कर देनी चाहिए। कैसे देखते हैं आप, क्या सेंटिमेंट था उस आर्टिकल के हवाले से ईरान के अंदर? देखिए जवाद जरीफ साहब के आर्टिकल को उन्होंने जो लास्ट टाइम, अब देखें ना, उन्होंने अभी भी कॉम्प्रोमाइज के ऊपर जो है वो इशारा दिया। अभी भी अभी भी कॉम्प्रोमाइज की बातें, अभी भी जो है उसकी बातें, निगोशिएशन की बातें ईरानी, जबकि ईरानी प्रेडोमिनेंट सेंटिमेंट ये है कि ईरानी निगोशिएट नहीं करना चाहते अमेरिका से। ईरानी नहीं चाहते किसी भी तरीके की निगोशिएशन हो उस मुल्क के साथ जो जो जिसने आके यहाँ पे 145 175 बच्चियों को शहीद किया, जिसने आते ही आयतुल्लाह खामनाई को शहीद किया, जिसने 2 बार जंग मुसल्लत कर दी है। अवाम, बिल्कुल मैं आपको बताऊं, जवाद जरीफ साहब के खिलाफ बहुत ज्यादा सेंटिमेंट यहाँ पे ग्रो हो गया। अवाम का बहुत ज्यादा सेंटिमेंट के खिलाफ उनके ग्रो हो रहा है, क्योंकि जाहिर सी बात है यहाँ पे हार्ड लाइन जो सेंटिमेंट है वो ये कहता है कि नहीं, आप या तो खुद खत्म हो जाएं या तो सामने वाले को खत्म करते हैं। लेकिन बहरहाल उनका भी एक अपना एक वो है, जाहिर सपोर्ट बेस है, और उनकी भी जो बात है वो भी गलत नहीं है कि खत्म तो होना चाहिए किसी तरीके से। लेकिन जो ईरान की जो आम आवाम की बात है वो भी ठीक है कि अगर खत्म होना है तो परमानेंटली। और आई थिंक जवाद जरीफ साहब ने अपने आर्टिकल में इस चीज को मेंशन किया है। ऐसा नहीं कि जवाद जरीफ साहब का आर्टिकल जॉन, हुकूमत की लाइन के लेकिन खिलाफ। इस सारे मामले में जवाद ज़रीफ साहब का आर्टिकल आप बगौर पढ़ें, या फिर आप, मैं ये भी जानना चाहूँगा आपसे कि राइट नाउ अवाम का सेंटिमेंट्स तो पता है, ज़ाहिर बात है कि गम और गुस्सा है, जंग मुसल्लत की गई है उन पे, लेकिन कहीं ना कहीं इस मामले ने एंड होना है। आप समझते हैं कि ईरानी क़यादत की जानिब से कोई थोड़ी बहुत फ्लेक्सिबिलिटी शो की जाएगी जब टेबल पे बैठेंगे? उसकी वजूहत ये हैं कि निगोशिएशंस का तो रूल ये है कि आप अपने मुतालबात ज़रूर रखते हैं, लेकिन जब आप टेबल पे बैठते हैं तो ऐसा सलूशन चाहिए होता है कि जो दोनों फरीकैन जिस पर रजामंद हो जाएं। आप ने जो ईरान की क़यादत को राइट नाउ अभी देख रहे हैं, बहुत स्टैग्नेंट लग रही है आपको? क्या लग रहा है कि बिल्कुल रूड है, इस मामले में बैठने को बिल्कुल तैयार नहीं है, कोई निगोशिएशंस नहीं, या फिर थोड़ी सी फ्लैक्सिबिलिटी क़यादत के अंदर ज़रूर है? जाहिर बात है अवामी सेंटिमेंट्स तो अलग बात है, वो एक अलग चीज़ है बिल्कुल। देखें, फ्लेक्सिबिलिटी वहां दिखाई जाती है जहां सर्टेनिटी हो और क्लैरिटी हो सामने वाले की तरफ से कि वो निगोशिएशन के लिए है, सीरियस है। निगोशिएशन का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। सवाल ही पैदा नहीं होता कि निगोशिएट करें तब तक जब तक यहाँ पे कोई प्रैक्टिकल गारंटीज ना प्रोवाइड की जाए ईरान को। हाँ, बेसिस खाली करना शुरू हो जाए या कोई और प्रैक्टिकल गारंटी हो तो मोस्ट वेलकम, ईरान आगे जो है वो फ्लेक्सिबिलिटी भी दिखा सकता है, चीजें चेंज भी होती हुई नजर आती हैं। लेकिन जब तक अमेरिका ये नहीं दिला सकता यकीन कि वो भरोसे के लायक है, तब तक उसके ऊपर भरोसा यहां से नहीं किया जाएगा। मैं जब ऑफिशियल से पूछता हूं तो यहाँ पे जो रिस्पॉन्स आता है वो बड़ा, और देखें बिल्कुल अकेलाना रिस्पॉन्स है ये। अभी भी बीच में जो निगोशिएशन की बातें हो रही थी कि 5 दिन नहीं करूंगा, 10 दिन नहीं करूंगा, ये कर दूंगा, वो नहीं करूंगा, कोई फर्क पड़ा इन चीजों से? आप मुझे बता दें। इतनी मेहनत पाकिस्तान ने की, कोई फर्क पड़ा उस अमल से? ट्रंप को तो जो करना होता है, और लोग कहते हैं इसराइल करता है, इसराइल सब छोड़ दें, इसराइल जो चाहता है अमेरिका से भी करवाता है। तो इट्स नॉट, आई डोंट थिंक के बोथ ऑफ देम आर सेपरेट, एंड आई डोंट थिंक के नेगोशिएशंस ना हो सकती हैं। और बेवकूफी होगी अमेरिका के ऊपर के दोबारा बगैर तो किसी आप गारंटी फिर के जो क्या है वो फोरकास्ट बंद करके करते हैं, बैठ कब जाए। तक ये चलता रहेगा ऐसे ही मामला? मैं समझता हूँ 6 महीने कम से कम ये जंग मेरी नजर में चलेगी। लेकिन हो सकता है कि जल्दी ये जंग खत्म हो जाए अगर अमेरिका मान ले, अगर अमेरिका इस चीज को मान ले कि वो हार चुका है, तस्लीम कर ले, मतलब माने तो नहीं खैर, लेकिन अगर एग्जिट करके वो अपने बेसिस ले जाए यहाँ से, तो आई थिंक बिल्कुल ये रिजॉल्व हो सकता है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो ऐसा करेंगे। मुझे लगता है ईरान भी ऐसा नहीं करेगा कि वो अटैक्स रोके, ये भी अटैक्स करते रहेंगे। वो जो कर सकते हैं वो करेंगे। और आई थिंक और ज्यादा आई थिंक एस्केलेशन है इस जंग के अंदर। मुझे नहीं तो लगता कि इस compromise एस्केलेशन हो के जाए तो नतीजे अच्छी में बात। जो वर्ल्ड इकोनॉमी या फिर अरब ममालिक का जो है सारा कबाड़ा हो जो है ना, आप समझते हैं कि दिस इज़ फॉर रियल, मतलब ये आइंदा आने वाले दिनों में होता हुआ नज़र आएगा आवाम को? उसकी वजूहत ये है कि बहुत ज़्यादा सफ़र कर रही है। आप समझते हैं कहीं ना कहीं से कोई प्रेशर बनेगा? जैसे पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा चाइना गए
और फिर जो स्टेटमेंट आई थी उसमें 5 पॉइंट्स में आपने देखा होगा लास्ट पॉइंट जो है वो यूएन रेजोल्यूशंस की बात हो रही थी कि यूएन में जाके इस मामले को रिजॉल्व किया जाए। इस हवाले से क्या वहाँ पे राय पाई जाती है? यूनाइटेड नेशंस की तो हैसियत ही कोई नहीं है, सॉरी टू से। यूनाइटेड नेशंस जब गाजा के अंदर खून बह रहा था बच्चों का, जब यहाँ बर्बरियत इसराइल कर रहा था उस पूरे खत्ते के अंदर, यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल, आईसीसी, आईसीजे, क्या कर लिया इन लोगों ने? इस अरेस्ट वारंट्स इशू किए हुए थे योआव गोलांट और बेन गवीर और उसके खिलाफ, नेतन्याहू के खिलाफ। International law is toothless, unfortunately. It has no rule of recognition. It has no ground norm. It has no central governance. It has no sovereignty to implement its own decisions. यूनाइटेड नेशंस कुछ भी नहीं कर सकता इस पूरी सिचुएशन के अंदर। पहली बात तो यह है क्योंकि यूनाइटेड नेशंस ने पहले भी कुछ नहीं किया किसी भी सिचुएशन के अंदर, until and unless वो यूएस के और ग्लोबल इंटरेस्ट के जो सिक्योरिटी एम्बिट है उसको कवर ना कर रहा हो। मेजर कॉन्फ्लिक्ट के अंदर कुछ भी नहीं किया यूनाइटेड नेशंस ने। देखिए यहां पे ग्लोबल इकोनॉमी की जो आपने बात की, अमेरिका से ये सवाल पूछें कि क्यों उन्होंने जंग की। आप अग्रेसर से पूछे, ईरान जिम्मेदार नहीं है। ईरान ने तो पहले ही कह दिया था कि मंतकी जंग होगी। ईरान ने तो पहले ही कह दिया था हम ऐसा करेंगे। वो अलग बात है कि लोग यकीन नहीं कर रहे थे। ठीक। और क्यों ना करे ईरान? ईरान जब 47 ईयर्स तक जब सैंक्शन था, उसका तेल नहीं गया। ईरान का कहना यह है कि क्यों ना करें, वो बंद क्यों ना करें इनके जहाजों को। ऑयल पाकिस्तान के लिए तो खुला हुआ ना, इनके जहाजों को क्यों ना रोकें? अमेरिका के एसेट्स को क्यों ना टारगेट करें? इजराइल को क्यों ना टारगेट करें? और बड़ा फेवर कर रहा है। मेरा पर्सनल ओपिनियन अगर मांगे मैं तो इससे भी आगे जाता हूं। मैं कहता हूं थैंक यू ईरान, बड़ा फेवर कर रहा है ईरान। क्या फेवर कर रहा है? ईरान हमारे लिए जंग लड़ रहा है। ये जो सिस्टम बनाया हुआ है पूरा, ये जो बदमाशी का सिस्टम है, जो निजाम है इंटरनेशनल, अमेरिका ने पूरी कंट्रीज को उजाड़ दिया। उनकी एनार्की, उनके अंदर स्टार्वेशन, उनके अंदर फैमाइन, उनके अंदर क्राइसिस, रनिंग क्राइसिस। लिबिया देखें बर्बाद हुआ हुआ है, इराक देखें बर्बाद हुआ हुआ है, अफगानिस्तान देखें बर्बाद हुआ हुआ है। दूसरे ममालिक में गए, लाओस में, ग्वाटेमाला में, कैम्बोडिया में, जहां जहां ये 94 ममालिक हैं जहां पे गए और उन्होंने रिजीम चेंज की। ईरान के अंदर 1953 में रिजीम चेंज की। पाकिस्तान के अंदर भी हम लोग देख रहे हैं, अगर कोई खड़ा होता, जुल्फिकार अली भुट्टो जिस तरीके से उनको शहीद किया उस जमाने में आपने देखा। अभी जो शुरू में गद्दाफी को भी आपने देखा कि किस तरीके से उसको हटाया। तो ये जो बदमाशी कर रहा है अमेरिका और जो इसराइल ने बदमाशी की भी है, ईरान को तो थैंक यू बोलना चाहिए मेरी नजर में। बहुत बहुत शुक्रिया जॉन हुसैन, अपनी राय दे रहे थे। टाइम नाज़रीन ख़त्म हो गया, फिलहाल के लिए इतना ही। कमर ज़दी को इजाज़त दीजिए, अगले प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।